अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। डॉक्टर हुमा चिश्ती अपने चैनल होमियो डॉक्टर हुमा पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज का टॉपिक आईबीएस है, जिसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स में ये कंप्लेंट देखने में आती है और बहुत सारे लोग इस चीज़ में आजकल मुब्तला हैं। और ये है हमारे खाने पीने का स्टाइल, जिसकी वजह से ऐसा होता है, जो बहुत ज़्यादा फास्ट फूड के इंटेक की वजह है। और बहुत सारी कॉजेज़ हैं जिसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। डिटेल में जाने से पहले इतना कहती चलूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना ना भूलिए। आईबीएस को न सिर्फ आईबीएस बल्कि स्पैस्टिक कोलन भी कहा जाता है। इसे म्यूकस कोलाइटिस के नाम से भी जानते हैं और इरिटेबल कोलन भी कहा जाता है। जहां हम बात करते हैं इरिटेबल बावल सिंड्रोम के हवाले से, तो याद रखिए कि जहां भी सिंड्रोम का वर्ड आता है, दैट्स मीन ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, यानी कि बहुत सारी अलामात का मजमुआ। बहुत सारी सिम्टम्स इकट्ठे मौजूद होती हैं किसी चीज़ में, तो उसे हम सिंड्रोम का नाम देते हैं। इन शॉर्ट अगर बात करूं तो बावल मूवमेंट्स में चेंज, एक्चुअली यही है आईबीएस। मोस्टली अगर इसके हवाले से बात की जाए तो ये फीमेल्स में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। और 10 to 15% पीपल जो हैं वो इससे अफेक्टेड होते हैं। सिम्टम्स के हवाले से बात की जाए तो इसकी सिम्टम्स वेरी करती हैं पर्सन टू पर्सन। ये सिवियरिटी और इंटेंसिटी भी इसकी वेरी करती है। यू कैन से इट्स अ ग्रुप ऑफ इंटेस्टिनल सिम्टम्स। ये आंतों की सिम्टम्स हैं एक्चुअली, डेट अकर्स टुगेदर, यानी इकट्ठे बहुत सारी अलामात का पैदा हो जाना। अब सिम्टम्स के हवाले से अगर बात की जाए तो आईबीएस के चंद बहुत ज़्यादा मेजर सिम्टम्स हैं जिनको फोकस करके हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि इसमें क्रैम्पिंग बहुत ज़्यादा होगी, हाफ लोअर एब्डोमिनल क्रैम्पिंग होगी, ब्लॉटिंग है बहुत ज़्यादा, यानी पेट में डिस्टेंशन का हो जाना, फ्लैचुलेंसी है यानी गैस का बहुत ज़्यादा बनना, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया का होना। विमेंस में अगर बात की जाए तो ये क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी ये चीज़ देखने में आती है। और मेल और फीमेल दोनों में ये तकरीबन एक सी अलामात होती हैं। पेन के हवाले से बात की जाए तो इसकी नेचर ऑफ पेन जो है वो, जैसा कि अभी मैंने ज़िक्र किया कि फील्स लाइक अ क्रैम्प, यानी अकड़ाव का, ऐंठन का एहसास होता है। और बावल मूवमेंट के बाद इसकी पेन में रिलीफ आ जाता है। चेंजेस होते हैं बावल मूवमेंट्स में, चेंज इन स्टूल्स होते हैं, ये तमाम चीज़ें इसकी बदलती रहती हैं, यानी कि रैंडमली रहती हैं इसकी तमाम कंप्लेंट्स, कभी कुछ और कभी कुछ। टाइप्स के हवाले से बात करती चलूँ तो इसकी 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 को हम आईबीएस सी कहते हैं। आईबीएस सी से मुराद है आईबीएस विद कॉन्स्टिपेशन, यानी इसके साथ कॉन्स्टिपेशन का शिकार रहता है पेशेंट। सेकेंडली होती है आईबीएस डी, यानी आईबीएस विद डायरिया। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को मोस्टली डायरिया की कंडीशन रहती है और दस्त होते रहते हैं। थर्डली आईबीएस एम होता है, यानी कि आईबीएस मिक्स्ड विद बावल हैबिट्स। इसमें दोनों तरह की कंडीशंस बदलती रहती हैं, यानी इसमें चेंज आता रहता है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स की कि जिनकी वजह से आईबीएस के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसा कि फैमिली हिस्ट्री, किसी की फैमिली हिस्ट्री में अगर आईबीएस का प्रॉब्लम मौजूद है तो फिर डेफिनेटली इससे मुतासिर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके अलावा इमोशनल स्ट्रेस इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा काम कर जाता है। टेंशन, एंग्जाइटी, ये भी आईबीएस को कॉज करती हैं। इसके अलावा फूड इंटॉलरेंस, यानी कि कुछ खुराक ऐसी होती है कि जिसका बर्दाश्त नहीं कर सकता पेशेंट। मीन्स टू से मिल्क डिसएग्री की एग्जांपल आपको देती हूँ कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो दूध को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इस तरह वीट एलर्जी के पेशेंट्स भी होते हैं और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो फूड के साथ भी मुंसलिक हैं। तो हिस्ट्री ऑफ फिज़िकल आप लेते हैं और सेक्सुअल अब्यूज़ की अगर देखें इसमें हो तो ये भी रिस्क फैक्टर है। सीवियर डाइजेस्टिव ट्रैक इन्फेक्शन रही हो किसी पेशेंट को ड्यू टू हैवी मेडिकेशन, तो भी ऐसा हो सकता है। तो अब बात करते हैं इसकी कॉजेज़ के हवाले से। तो नंबर 1 पे हम बात करेंगे डिसमोटिलिटी की।
ये क्या होता है कि प्रॉब्लम होती है जीआई ट्रैक में, यानी गैस्ट्रिक इंटेस्टिनल ट्रैक। हमारी आंतों के जो मसल्स होते हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन की जो प्रॉब्लम है वो होती है, यानी कि उनका कॉन्ट्रैक्ट करना, उनकी मूवमेंट में प्रॉब्लम का हो जाना, डिसऑर्डर का हो जाना। तो ये एक वजह होती है। सेकेंडली, विजरल हाइपर सेंसिटिविटी होती है, यानी एक्स्ट्रा सेंसिटिव नर्व्स हो जाती हैं हमारे जीआईटी की, तो उसमें भी ऐसा प्रॉब्लम बनता है। थर्डली क्या होता है, ब्रेन गट डिसफंक्शन, यानी ब्रेन का और गट का दरमियान में से डिसफंक्शनिंग आ जाना, इनका आपस में राब्ता ना रहना, यानी दिमाग का और आंतों का आपस में राब्ता ना रहना। तो इसको भी आईबीएस की वजह कह सकते हैं आप। अब बात आती है कि हाउ टू डायग्नोज, हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं कि किसी पर्सन को आईबीएस है। इसके लिए जो वेरी फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है मेडिकल हिस्ट्री। आप पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री लें, उसका फिजिकल एग्ज़ाम करें और उससे चंद एक क्वेश्चंस पूछें, जिससे आपको आसानी होगी ये जानने में कि आईबीएस है या नहीं। उसको बाउल मूवमेंट्स के हवाले से पूछिए, उसके दौरान होने वाली पेन के हवाले से पूछें, और ड्यूरेशन ऑफ उसका प्रॉब्लम जो है वो पूछें कि कब से है। इसके लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिनके ज़रिए हम ये जान सकते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम है और कहाँ नहीं। जैसे कॉलोनोस्कोपी है, उसमें कॉलन की स्कोपी की जाती है, कॉलन की जितनी भी मूवमेंट्स हैं उसके बारे में पता चल सकता है। सिग्माइडोस्कोपी होती है, उसमें यानी कॉलन का हाफ हिस्सा जो है उसका पता चल सकता है कि उसका फंक्शन कैसा जा रहा है, कहीं वहाँ प्रॉब्लम तो नहीं है। इन तमाम बातों के बाद बात आती है ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट तक जाने से पहले मैं कुछ ऐसी बातों को बताती चलूँ कि जिन्हें अवॉइड करके या जिनका इंटेक करके हम इसको कम कर सकते हैं या इसके लिए रिलीफ हो सकता है। जैसा कि इंटेक में डाइटरी चेंजेस करने होंगे, लाइक इंक्रीजिंग फाइबर्स, यानी फाइबर्स ज़्यादा करें। अगर कॉन्स्टिपेशन है आईबीएस में तो फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें ज़्यादा, ग्रेन्स और नट्स का इस्तेमाल करें। इसी तरह से फाइबर के सप्लीमेंट्स लिए जा सकते हैं। ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी बहुत सारा पानी का जब इंटेक लेते हैं तो एसिडिटी कम होती है और बाउल मूवमेंट्स जो हैं वो बेटर हो जाती हैं, तो ये भी किया जा सकता है। अवॉइड कैफ़ीन, यानी कॉफ़ी को या कैफ़ीन प्रोडक्ट्स को कम कर दें, बिकॉज़ इसकी वजह से एबनॉर्मल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती हैं जो कि आंतों की मूवमेंट को कहा जाता है और उससे प्रॉब्लम बनती है। तो इसको थोड़ा सा चेंज करें। इसके अलावा लिमिट चीज़, यानी चीज़ एंड मिल्क की जो प्रोडक्ट्स हैं इनको थोड़ा कम कर दें। और ये है कि एक्सरसाइज को कीजिए। अप्लाई रिलैक्सिंग टेक्निक्स, यानी रिलैक्स रहना की कोशिश करें। इस तरह की एक्टिविटीज़ कीजिए कि जिससे रिलैक्सेशन आए। फिर स्मॉलर मील्स लें। ऐसा पेशेंट को आप ये रिकमेंड करें कि एकदम से पेट भर के नहीं खाए, बल्कि वक्फों में थोड़ा थोड़ा करके खाए, तो ये उसके लिए बेटर होगा। फिर चंद एक चीज़ें ऐसी होती हैं जो ना की जाएं तो ज़्यादा बेटर है, जैसे अनियंस, स्पेशली जो ग्रीन अनियंस होते हैं, रेड पेपर है, यानी सुर्ख मिर्च का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। इसी तरह से गाय का दूध और इस किस्म की जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रॉब्लम कर सकती हैं पेशेंट को। बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड जो है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह हो सकती है। अच्छा, एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो वहाँ पर डॉक्टर्स एंटी डिप्रेसेंट भी यूज़ करवाते हैं, बिकॉज स्ट्रेस भी एक कॉज है इसके सिलसिले में। और प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि पेशेंट्स जो है वो रिलीव कर जाए। यहाँ हम बात करेंगे अपने होम्योपैथिक के हवाले से। तो होम्योपैथिक का बहुत ही अच्छा यूज़ है इसमें, और आईबीएस को बहुत अच्छे तौर पे क्योर कर देती है। बहुत सारे पेशेंट मैंने खुद ठीक होते देखे हैं। टॉप ऑफ द लिस्ट रेमेडीज़ में मैं एसाफरीडा और नक्सवामिका का जिक्र ज़रूर करूँगी, बिकॉज इनका बहुत अच्छा रोल है। इसके अलावा बहुत सारी मेडिसन्स हैं जिनको हम यूज़ करवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिम्टम। ब्रायनिया है, जैसे आईबीएस विद कॉन्स्टिपेशन हो तो आप यूज़ करवाएंगे। हार्ड एंड ड्राई स्टूल्स में इसी तरह चाइना ऑफ है, तो वहाँ आप यूज़ करवाएंगे। जहाँ आईबीएस विद वीकनेस है, वेट लॉस भी हो रहा है और क्रॉनिक डायरिया है पेशेंट को। इसी तरह एलोस बहुत अच्छी मेडिसन है कि स्टूल पास करने का हो जाता है आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग, यानी कुछ भी खाने या पीने के बाद, तो देन एलोस यूज़ करते हैं। एलोमिना है जो आईबीएस विद कॉन्स्टिपेशन में यूज़ की जा सकती है। कार्बोवेज बहुत अच्छी मेडिसन है, जिसे मैं कहूँगी कि नेचुरल ट्रीटमेंट है फॉर एब्डोमिनल ब्लीडिंग, यानी एब्डोमिनल ब्लीडिंग हो जाती है अगर, या ब्लोटिंग होती है तो उसमें
फिर लाइको बहुत अच्छी है फॉर हैवीनेस इन एब्डोमेन, अगर बहुत ज़्यादा हैवी हैवी सी फीलिंग रहती है आफ्टर ईटिंग तो बहुत अच्छी मेडिसिन रहेगी। क्रूटेंटिग एंड पोडोफालियम के हवाले से बात करूँ तो ये आईबीएस विद डायरिया में स्पेशली विद गशिंग स्टूल्स हम यूज़ करवाते हैं। अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत अच्छी मेडिसिन है आईबीएस विद डायरिया, स्पेशली जो एंजाइटी की वजह से हो, पल्सा को यूज़ करवाते हैं। आईबीएस विद मिल्क डिसएग्री, जैसे मैंने बताया कि मिल्क प्रोडक्ट्स से प्रॉब्लम है अगर पेशेंट को तो वहाँ यूज़ करवाते हैं। इसी तरह कोलो है, वो लूज़ स्टूल्स अगर हैं और एब्डोमिनल क्रैम्प्स हैं बहुत ज़्यादा तो कोलो बहुत अच्छा काम करती है। मैगफोस्ट बहुत अच्छा काम करती है। मेडिसिन्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन यही बात है कि इसकी सिलेक्शन अगर अच्छी हो तो पेशेंट बहुत अच्छे तौर पे क्योर कर जाता है। तो जी आज के लिए इतना ही, किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।